जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, भाषा, भाषा का विकास और भाषा के दोष। हमने उसके 11 पॉइंट्स पढ़े थे पूरे पूरे। आज हम पढ़ेंगे चिंतन और विचार। याद, चिंतन के लिए या हम विचार, चिंतन क्या होता है? इस तरीके का हमारी थिंकिंग होती है, जो हम सोचते हैं। कुछ भी कार्य करने पहले से हम जब सोचते हैं, और मान लीजिए हमारे आगे कोई समस्या आ गई है, कोई भी समस्या। अ, छोटे से एग्जाम्पल, हम जब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है, तो हम उसमें ट्रिक लगाते हैं, अपने दिमाग में ना एक चिंतन करते हैं कि इसको इजी 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 इसका वे क्या होगा, यानी इसको हम कितने तरीके से, कितने प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और चिंतन कब तक चलता रहता है? एक तो चिंतन जब उत्पन्न होता है, जब आपके सामने कोई समस्या है। ठीक है। जो भी, मतलब कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज हो आपके सामने, जब कोई आपकी प्रॉब्लम है, तब आप उस पे, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू, और वो तब तक आप उस पे थिंकिंग, सोचना शुरू, चिंतन करते रहते जब तक उसका कोई समाधान नहीं मिल जाता है। तो चिंतन कहाँ से चलता है? आपकी समस्या से लेकर समाधान तक चलता है, समस्या से लेकर समाधान। क्लियर है? ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम चिंतन के प्रकार। चिंतन कितने प्रकार के? पहला होता है कल्पना चिन्ह, कल्पनात्मक चिन्ह। फिर होता है आपका तार्किक चिन्ह। थर्ड है आपका प्रत्यात्मक। फोर्थ है आपका प्रत्याश। तो कल्पनात्मक, कल्पनात्मक चिंतन में क्या होता है? आपको सी बात है, नाम से पता चल रहा है, कल्पनात्मक यानी इमेजिनरी, इमेजिनरी थिंकिंग। ठीक है। इमेजिनरी थिंकिंग क्या होती है कि ना, जैसे कि आप, जब बच्चा वो करता है, क्या बोलता है, कोई चिंतन कर रहा होता है, तो चिंतन, जब उसका कोई प्रीवियस, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी अनुभव होते हैं, जो उसका पिछला बीता हुआ होता है, ठीक है, तो वो उसके आधारित पर अपना कल्पनात्मक चिंतन करता है। मान लीजिए, जैसे कि कल्पनात्मक चिंतन, एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं इसका, तो कल्पनात्मक चिंतन का एक छोटा सा उदाहरण दूं, यानी कि अ, बच्चे ने कल्पना करी है अपने प्रीवियस अनुभवों के हिसाब से। कैसे? जैसे कि बच्चे के माता पिता हैं, बाजार जाते हैं, सामान लेकर आते हैं, तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आते हैं। कुछ भी खाने की चीज होगी, उसका खिलौना हो गया, कुछ भी। ठीक है, बच्चे के लेकर आते हैं, तो उसको एक वो लग जाती है, मतलब एक आस लग जाती है कि आज भी मिले, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? कल्पनात्मक चिंतन कर रहा है, जो कि एक्चुअल में भी है नहीं, जो चीज अभी हुई नहीं है। जो चीज अभी है नहीं, उसके बारे में वो कल्पना कर रहा है। ठीक है।
क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके प्रीवियस अनुभव ऐसे, क्योंकि उसके पेरेंट्स जाते थे बाजार सामान लेने, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते, तो उसको आगे भी लग रहा है कि जब भी वो बाजार जाएंगे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या होता है? तार्किक क्या होता है? यानी लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, जो लॉजिक होता है इस थिंकिंग में, और ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन कहा जाता है। ठीक है, सबसे उच्च प्रकार, क्योंकि आप ना इसमें लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिक, जब आप कोई थिंकिंग, जो कोई जब कोई आप थिंकिंग करते हैं, तो कहते हैं ना कि लॉजिकल थिंकिंग है। मान लीजिए कि कोई समस्या है, तो कोई समस्या, किसी प्रॉब्लम किसी की है, आपने सुनी, उस बंदे ने जो भी समाधान निकाले, लेकिन आपने उसको एक अच्छा सा सजेशन दिया, जो उससे भी तगड़ा लॉजिक था, मतलब बहुत अच्छा लॉजिक। तो जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो हमारी सबसे उच्च प्रकार की थिंकिंग होती है। ठीक है, तो आप जब भी कुछ सोचते हैं ना, तो लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। अब जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता। यानी ओवर थिंकिंग वो पर्सन करते हैं कि मतलब वो ओवर थिंकिंग वो पर्सन करते हैं जो प्रॉपर, मतलब क्या है, एक समस्या उनके आगे आई है, उसका समाधान भी हो गया, बट उनकी थिंकिंग करने की जो क्षमता वो रुकी ही नहीं रही है, वो उस पर और थिंक करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल का क्या है? आपके पास समस्या आई, आपने उसका समाधान ढूंढ लिया, यहाँ पे आपका क्या है? आपका प्रॉब्लम यानी आपका चिंतन यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। आपको प्रॉब्लम आई, आपने उसका सॉल्यूशन दिया, दैट्स इट। ठीक है, फिर आता है हमारी प्रत्यात्मक चिंतन। ये निम्न स्तर की चिंतन होती है थोड़ा। इसमें क्या होता है? इसमें इसमें ये होता है कि जब हम बच्चे को कोई चीज दिखाते हैं कि ये बेटा ये कुत्ता है, ये ऐसे दिखता है, वो जब भी नेक्स्ट टाइम कभी अकेला होगा या कभी उस जैसा जानवर देखेगा, तो उसको तुरंत उसको पॉइंट आउट करके कहेगा कि हाँ ये कुत्ता है। तो ये इस तरीके का चिंतन होता है प्रत्यात्मक। यानी बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को पूर्व निर्मित हमने चीजें दिखा दी कि देखो भाई, ये ऐसे ऐसे होती है। तो बच्चा जब भी उसे नेक्स्ट टाइम देखेगा, तो उसको वो नाम से मतलब बुलाएगा कि अच्छा ये चीज है। ठीक है, ये बिल्ली होती है, ये कुत्ता होता है, हम बताते हैं ना जब बच्चे को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट सिखाते हैं, तो वो कौन सी होती है? अल्फाबेट की जो बुक होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? पिक्चर्स लगे होते हैं, जिस चीज के बारे में हम उसे बता रहे होते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज, एंड द फोर्थ पॉइंट इज प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक ये सबसे ज्यादा निम्न स्तर का होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे उच्च स्तर का कौन सा चिंतन है? तार्किक चिंतन। वैसे सबसे निम्न स्तर का चिंतन कौन सा है? वो है प्रत्यात्मक चिंतन। इसके अंदर भी मैं वही आपको एक उदाहरण दूं कि पेरेंट्स गए हैं, बच्चा क्या चिंतन करना है? बहुत निम्न स्तरीय चिंतन होता है। पेरेंट्स बाजार गए हैं, ठीक है, और ना वो रोज बच्चे के लिए एक चीज लेकर आते हैं, एक पर्टिकुलर चीज, यानी एक टॉफी लेकर आ रहे हैं वो बच्चे के लिए रोज। तो उसको क्या आस लग जाती है कि आज भी टॉफी आएगी? कोई अलग अलग चीज नहीं आ रही, यहाँ पे अलग अलग चीज नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या था? कल्पनात्मक चिंतन में यहाँ पे अलग अलग चीजें आ रही थी बच्चे के लिए, तो कल्पना कर रहा था इस दफा क्या आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रत्याश्रम चिंतन चिंतन में कि उसके पेरेंट्स महीने भर से जब भी वो बाजार जाते हैं उसके लिए टॉफी लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब जब वो बाजार जाता है ना, तो बच्चा क्या करता है? प्रत्यात्मक चिंतन करता है कि अब भी मेरे पेरेंट्स आएंगे, जल्दी से भाग के जाता है कि आए होंगे मेरे लिए टॉफी लेकर आए होंगे। ठीक है, तो प्रत्यात्मक चिंतन इसे कहते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जब भी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? उसके अंदर कल्पना कर रहा है बच्चा कि इस दफा क्या लेकर आएंगे, लेकिन
इस वाले प्रत्यात्मक चिंतन में क्या है कि उसके पेरेंट्स महीने भर से उसके लिए टॉफी लेकर आते जब भी बाजार जा रहे थे। ठीक है। और बाजार जा रहे थे, टॉफी लेकर आ रहे थे, तो अब जब वो बाजार जब भी जाएंगे ना, तो बच्चे के दिमाग में जो कल्पना होगी, कल्पना जो दिमाग में सबसे पहला, कल्पना कह रहे हो या मस्तिष्क में, मस्तिष्क में जो भी सबसे पहला ख्याल आएगा वो किसका आएगा? टॉफी का आएगा, कि मेरे पेरेंट्स गए हैं और मेरे लिए टॉफी लेकर आए। तो ये आपके 4 प्रकार के चिंतन। क्लियर है? सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण होता है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, और ये काल्पनिक। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कल्पना और चिंतन में क्या अंतर है। चिंतन और कल्पना, इसमें क्या अंतर है? ठीक है। इसमें क्या है? चिंतन में क्या कहते हैं, इसकी सहायता से बालक, इस चिंतन की सहायता से बालक समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि इन पहलुओं को समझे बिना समस्या का समाधान संभव नहीं हो सकता। क्या करता है बच्चा इसमें? क्या करता है? समस्या के पहलुओं को समझता है। और इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें क्या, इसमें बच्चा समाधान, समस्या का जो समाधान है ना, समाधान की परिस्थितियां को नए नए रूपों में देखता है। अब जैसे मैं छोटी सी भाषा में समझाऊं, ये चिंतन है, बच्चे को पसंद है भाई मर्सिडीज, बच्चे को कह लो या घर में जो भी है, ठीक है, उसको अपने, थोड़ा ही ज्यादा बड़ा हो गया, बच्चे को एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कार पसंद आई जो बच्चों की चलती है। ठीक है। अब वो चिंतन कर रहा है उसके पहलू के कि उसका समाधान कैसे किया जाएगा। ठीक है। कैसे आएगी कार? ठीक है। कैसे आएगी कार? और कल्पना में क्या है, बच्चा देख रहा है कि भाई मेरी कार आ चुकी है, क्या क्या परिस्थितियां हैं, मजा आ रहा है। ठीक है। समस्या का समाधान हो गया है, मुझे मजा आ रहा है, यानी उसने कल्पना करी। यहाँ पे बच्चा थिंकिंग करके ये सोच रहा है कि कैसे आएगी वो, बट कल्पना में क्या है कि आ चुकी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इसमें तर्क की भावना होती है। इसमें तर्क, तर्क कौन करता है? वो डिबेट, तर्क की या लॉजिकल भी होती है, इसे कह दो भावना होती है। ये तो सिंपल भाषा में ये लॉजिकल होती है। ठीक है, ये हमें इसको ऐसे लिख दी, लॉजिकल होती है ये थिंकिंग, और ये इलॉजिकल होती है। करेक्ट है। ये लॉजिकल होती है और ये क्या होती है? ये आपकी इलॉजिकल होती है। ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, ये क्या होती है चिंतन, जब आपकी समस्या आती है बालक की,
समस्या आती है तब ही आपका चिंतन होता है। समस्या आती है, उसके समाधान के लिए चिंतन होता है। उसके समाधान के लिए चिंतन होता है। चिंतन होता है, ठीक है। और बच्चा बेवजह कोई चिंतन नहीं करता, बच्चे मस्त होते हैं अपनी अपनी दुनिया में मस्त, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है, जब बच्चे के आगे प्रॉब्लम आती है तभी वो उसके समाधान के लिए चिंतन करता है, अदरवाइज ऐसे खाली खाली बैठा नहीं चिंतन करता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसमें कोई समस्या या उसके समाधान की जरूरत नहीं होती इसमें। ना तो ना समस्या की जरूरत होती है, ना समस्या की जरूरत होती है, ना समाधान। कल्पना करने के लिए, अरे फ्री की चीजें कभी भी बैठ के कुछ भी कर लो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट क्या है, चिंतन में समस्या समाधान में प्रयत्न और भूल की क्रिया रहती है। यानी आपके क्या रहते हैं, आप भूल भी सकते हो चिंतन में, और आपका प्रयत्न प्रयास भी रहता है कि आप क्या क्या प्रयत्न करते हैं। ठीक है। हम प्रयत्न करते हैं ना, जब चिंतन करते हैं तो क्या करते हैं उसमें, उसमें क्या करते हैं हम, एक प्रकार का क्या करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं कि यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का क्वेश्चन है, बच्चे ने सॉल्व करा। ठीक है। अब वो उसको प्रयत्न कर रहा है कि यार अभी भी मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा है, तो उसको और थिंकिंग करेगा और उसको प्रयत्न करेगा, यानी उसको और प्रैक्टिस करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चिंतन में समस्या समाधान में समस्या समाधान में प्रयत्न और भूल की क्रिया रहती है। ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट इज, कल्पना में प्रयत्न और भूल का अभाव होता है। ये क्या होती है, ये वास्तविकता से संबंधित होती है, वास्तविकता से संबंधित। और कल्पना तो कुछ भी कर लेते हैं हम, और जो चिंतन होता है वो आपकी वास्तविकता से संबंधित होता है। ठीक है। और ये क्या था, कल्पना का आपका क्या है, वास्तविकता से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, से भी हो सकता है, नहीं। ठीक है। ये तो क्या है आपका, वास्तविकता से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है। यहाँ पे चिंतन और कल्पना में आपके ये अंतर थे, कि कई बच्चे क्या सोचते हैं, जो चिंतन है ना, जो थिंकिंग, उसको कल्पना भी समझ लेते हैं कि बच्चा जो सोच रहा है ना वो कल्पना भी है। तो आपकी थिंकिंग में भी डिफरेंस होता है और आपके इमेजिनरी में भी डिफरेंस है। ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं आपके आगे, आ, आप सबने, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने हैरी पॉटर ना देखी हो। हैरी पॉटर जेके रोलिंग, द वन ऑफ द द वन ऑफ द राइटर, जो बिलियनर है, यानी वर्ल्ड में टॉप राइटरों में से, टॉप राइटर्स में से एक। ठीक है, जेके रोलिंग। अब
टॉप राइटर्स में, क्योंकि वो सबसे पहली बिलियनर है, मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाली वो बनी। ठीक है, राइटर्स में। ठीक है, जो ये राइटिंग करते हैं, जो नॉवेल्स वगैरह, ये जो स्टोरीज बुक्स लिखते हैं, जो बेसिकली राइटर्स होते हैं। ठीक है, तो हैरी पॉटर का उनका क्या था, उन्होंने जो पूरा हैरी पॉटर है ना, वो सिर्फ इमेजिनरी में है। इमेजिनरी, रियलिटी में तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियलिटी में जादू वगैरह कुछ होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इमेजिनेशन पे है वो सब। आप उसे थिंकिंग नहीं कह सकते। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। उसमें दूर दूर तक कोई वास्तविकता नहीं है। हाँ, बट उनकी एक रियलिटी ये है कि उन्होंने जब ये स्टोरी लिखना शुरू करी थी ना, जेके रोलिंग ने, तो वो जहाँ पे बैठी थी, वो था अमेरिका या इंग्लैंड का, या न्यूयॉर्क का, इन तीनों में से कोई जगह थी। वो वहां के रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई थी। ठीक है, कहाँ बैठी थी? प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में, जो पिलर्स लगे होते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में। बेसिकली जैसे हम मेट्रो में जाते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर है A3, ये प्लेटफॉर्म नंबर है 4, होता है ना आमने सामने। जैसे आपने यमुना बैंक का देख रखा होगा, तो खैर अभी तो यहाँ पे बच्चे हैं नहीं, तो क्या बोलते हैं, मतलब सभी बच्चे दिल्ली के नहीं हैं। तो आप दो प्लेटफॉर्मों के बीच में बैठी हुई थी जेके रोलिंग। ठीक है, यहाँ उन्होंने सोचना शुरू करा, तो उन्होंने क्या हिसाब लगाया, 9 और 10 के बीच का क्या होता है? 9 और 10 के बीच का क्या होता है? पौने 10 होता है, 9:30 या पौने 10। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 निकाला। पता नहीं ऐसे कुछ करके नाम दिया था उन्होंने। वो उस दूसरी दुनिया में जाने का क्या था, यानी वहां पे जादू की दुनिया में जाने का क्या था, रास्ता था। प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10, जो दीवार दिखाई। तो ये पूरा इमेजिनरी था, बट उन्होंने जहाँ लिखी थी वो एक्चुअल में रियल थी। यानी जो स्टेशन उन्होंने स्टेशन के बारे में जिक्र करा था वो रियल था। ठीक है, तो कुछ रियलिटी थी और कुछ ही रियलिटी थी, बाकी सब तो इमेज है। तो कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। ये देखो, ये जेके रोलिंग, अगर मैं इनकी छोटी सी आपको स्टोरी बताऊं, तो जेके रोलिंग ने अपनी जिंदगी में मतलब क्या नहीं देखा इस लेडी ने। 12 बार शी रिजेक्ट, इनकी ये नोवेल रिजेक्ट करी गई है 12 बार। और ये डिप्रेशन का भी शिकार रह चुकी हैं, बहुत सारी चीजें। फाइनली किसी ने ये हैरी पॉटर मतलब उनको पब्लिश करी, और ये अब तक की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकी जाने वाली बुक है। यानी अगर मैं ये बात कर रही हूँ ना, तो अभी भी कोई बैठकर कुछ पता नहीं कितने हजार या कितने लाख लोग बैठकर अभी भी हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं। देख तो पता नहीं कितने करोड़ रहे होंगे। ठीक है, तो मिलती है सबको अपने वक्त से मिलती, पर उन्होंने अपना लिखना नहीं छोड़ा था। ठीक है, अब देखो चिंतन की भाषा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बताऊं चिंतन तथा भाषा, देखो दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। आप कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, चिंतन क्या है? चिंतन हमारा लॉजिकल थिंकिंग है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपका ये लॉजिकल थिंकिंग है। आप जो सोच रहे हैं वो आपको किससे, आपको जब व्यक्त करना होगा तो आप क्या माध्यम यूज करेंगे? ऑफकोर्स भाषा यूज करेंगे, क्योंकि उसे देखो, इमेजिनेशन आप हर जगह नहीं है, मतलब आप कुछ सोच रहे हैं, आप सोचते जा रहे सोचते जा रहे हैं, शायद वो इमेजिनेशन आपको भी पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा रियलिटी नहीं है। आप किसी को नहीं बोलेंगे या किसी को बताएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं आपका ये है कि क्या बोलते हैं, चिंतन। तो चिंतन में क्या है, आपके लिए भाषा बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आपके लिए भाषा क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि क्या है, भाषा क्या कर रही है, आपके चिंतन को विकास दे रही है, यानी विकास कर रही है।
और चिंतन आपका क्या है, भाषा का भी विकास करना है। ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसके बारे में सोच रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं, ये तो नहीं मुंह उठा के कुछ भी बोल देंगे। पहले आप उस चीज को देखते हैं, उसके बारे में थिंक करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलना शुरू करते हैं। ठीक है। हम जैसे कि सोचते हैं, जैसे आपको कोई इंग्लिश बोली है तो क्या कहा जाता है, पहले दिमाग में इंग्लिश के बारे में सोचो। कोई भी सेंटेंस आपके आगे आ रहा है तो आप उसको सोचो इंग्लिश के बारे में। ठीक है। तब आप उसको बोलते हैं। तो चिंतन और भाषा क्या है, एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं। तो क्या है, चिंतन के लिए भाषा, चिंतन के लिए भाषा बहुत आवश्यक। क्लियर है। अब चिंतन का विकास पढ़ेंगे हम। बहुत छोटा है वो, बहुत इजी है वो, बहुत। फिर हम ये पढ़ेंगे चिंतन में प्याजे ने क्या क्या विशेषताएं बताई। ठीक है। तो चिंतन का विकास का क्या होता है, चिंतन का विकास। ठीक है। चिंतन का विकास का क्या है कि पहले, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का भाषा का विकास होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद यानी कुछ समय बाद ही आपका क्या हो जाता है, चिंतन का विकास शुरू हो जाता है, लगभग एक दो साल के बाद ही। ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था, निम्न स्तर का जो है, निम्न स्तर का क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले निम्न स्तर का, ये सबसे निम्न स्तर का जो क्या होता है, चिंतन होता है, वो क्या होता है, प्रत्याशा। यानी बच्चे को जो देख के हम बता रहे हैं, बच्चे को जो से उम्मीद लग जाती है इस चीज। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा का क्या प्रारंभ होता है, प्रत्यात्मक चिंतन। यानी हम उसे क्या करते हैं, कि वो ये सोचने लग जाता है कि अच्छा अब आएंगे, सोचेंगे ये चीज है, फिर हम उसको दिखाते भी हैं कि बेटा ये चीज है। ठीक है। इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ये प्रत्यात्मक चिंतन में भी आता है। ठीक है। तो बच्चों को हम क्या करते हैं, टेंजिबल चीजें दिखाते हैं, यानी फिजिकल फॉर्म में दिखाते हैं, बेटा इसको ये कहते हैं, इसको ये। ठीक है। फिर प्याजे भाई सब प्याजे यानी, मैं ऐसे ही करके बोलती हूँ, जो प्याजे हैं, प्याजे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, 3 से 7 वर्ष की अवस्था में, वर्ष की अवस्था में 3 से 7 वर्ष की अवस्था में प्याजे ने क्या कहा है, प्याजे की विशेषताएं, प्याजे की विशेषताएं। ठीक है। तो क्या क्या विशेषता बताइए, पहला है कि इस समय उनके स्तर का क्या होता है, इस समय उनके चिंतन का स्तर क्या होता है, निम्न होता है। इस समय चिंतन का स्तर क्या होता है बच्चों का, निम्न होता है। चिंतन स्तर निम्न होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ जो जीवन से संबंधित है उस बातों पे ध्यान दे, यानी उस पे चिंतन। बच्चों में इस समय क्या पाया जाता है, लॉजिकल थिंकिंग पाई नहीं जाती। ठीक है। तार्किक चिंतन पाया नहीं जाता, तार्किक चिंतन नहीं पाया जाता। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज
वो अपनी पिछली चीजों से मतलब कोई लाभ नहीं उठा पाते। ठीक है। और इस समय बच्चों की जो थिंकिंग होती है, जो चिंतन होता है इस समय, चिंतन चिंतन की प्रवृत्ति क्या होती है, आत्म केंद्रित होती है। आत्म केंद्रित प्रकार की होती है। बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है। इस आयु वर्ग का बालक अपने वातावरण के चारों ओर स्थित वस्तु को, चाहे वो सजीव हो यानी जीती जागती हो या निर्जीव हो, उसके बारे में समझता है। यानी इस समय बच्चा बच्चा सजीव व निर्जीव दोनों चीजों का चिंतन करता है। चिंतन करता है। ठीक है। तो ये सब प्याजे ने कहा है कि बच्चे के ये एज में मतलब उनकी कोई ऐसे लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान में थिंकिंग करते हैं, बट वो लॉजिकल नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, चिंतन का विषय आपका यहाँ पर समाप्त हो। कल हम पढ़ेंगे अधिगम। ठीक है, शिक्षण और अधिगम की आधारभूत प्रतिक्रिया है, या अभी स्टार्ट कर दी क्योंकि हमारे पास टाइम है। ठीक है। अधिगम यानी लर्निंग। ठीक है। अधिगम यानी लर्निंग। अब लर्निंग का क्या है, आपको जो हम जो भी सीखते हैं उसे हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों का स्कूल में प्रदर्शन कैसा होता है, उस पे लर्निंग का क्या प्रभाव। बच्चों का स्कूल में प्रदर्शन। अब स्कूल में बच्चों का प्रदर्शन क्या होता है, उसमें क्या है, प्रभाव, यानी असफल होने का प्रभाव। बच्चों के असफल होने का प्रभाव क्या पड़ता है स्कूल प्रदर्शन का। स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के असफल होने का। फर्स्ट पॉइंट इज वातावरण की अनुकूलता। वातावरण की अनुकूलता। सेकंड इज तत्परता की कमी।
थर्ड इज अध्यापक की शिक्षण विधि। की शिक्षण विधि। फोर्थ इज अभ्यास की कमी। फिफ्थ इज छात्र का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ते हैं स्कूल के बच्चों के ऊपर? जब बच्चों क्या जिम्मेदार होती है चीजें? पहले बात तो वातावरण के अनुकूलता, यानी स्कूल में बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए क्या सबसे ज्यादा अनुकूल होना चाहिए? बच्चों के अनुकूल क्या होना चाहिए? उनका वातावरण होना चाहिए। छात्रों से अच्छा प्रदर्शन तभी लिया जा सकता है जब उन्हें स्कूल में एक अच्छा वातावरण दिया जाए। यदि स्कूल में अच्छा तथा छात्रों के अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो उनके प्रदर्शन में गिरावट आ जाएगी। अफकोर्स सी बात है कि जब बच्चों के वातावरण में हमें क्या चाहिए? अनुकूलता चाहिए। किसके अनुकूल होना चाहिए? बच्चे के अनुकूल होना चाहिए बात। आप अच्छा वातावरण, स्कूल वाले बच्चों को अच्छा वातावरण देंगे तो क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा होगी। हम भी जब अच्छे माहौल में, अच्छे साफ सुथरी जगह पे बैठे होते हैं तो हम भी अपने आप को प्रोडक्टिव फील करते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल दूं वर्किंग पर्सन लोगों के लिए, एक नॉर्मल ऑफिस, एक हाई आईटी कंपनी का ऑफिस, फिर उससे ऊपर एक एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस, फिर उससे ऊपर गूगल ऑफिस। गूगल ऑफिस के बारे में तो आपने देखा ही होगा कि वो तो चलता फिरता मतलब ऐश है, मतलब लोगों की। हाँ, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा काबिल है, बहुत काबिलियत है उनके अंदर, शायद मतलब हम जैसे लोग तो वहां पहुंच भी ना पाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी है, हमारी तो खैर उस वहाँ की उससे रिलेटेड पढ़ाई है नहीं। उन लोगों का इंटरेस्ट और सॉफ्टवेयर वगैरह में जो उन्होंने अपने पढ़ाई कर रखी, इंजीनियरिंग वगैरह करके, उस हिसाब से उनको वहां पे जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो वहां जो ऐशो आराम है, जो उनका वातावरण है, वो इतना उनके ही अनुकूल है। हमें कैसा चाहिए? हम लोग को हमें थोड़ा सा आराम भी मिले, थोड़ा फन भी हो, अच्छा खाना मिले। ठीक है, तो बहुत सारी चीज होती है, ऐसे बच्चे को भी चाहिए कि साफ सुथरा रूम हो। ठीक है, पढ़ाई थोड़ा क्या होता है, बच्चे ना खेल खेल में सीख, अगर आप उन्हें डंडे से सिखाने सीखेंगे, डंडा लेके बैठ देंगे कि मारे पीट के सिखाएंगे, तो इम्पॉसिबल है, कोई बच्चा नहीं सीखने वाला। हाँ, कुछ बेशरम होते हैं बच्चे जिन्हें ना प्यार से समझ आता है ना पिटाई से नहीं, वो फिर पढ़ना ही नहीं चाहते। तो बहरहाल क्या करना है कि स्कूल का प्रभाव तब पड़ेगा जब बच्चे का वातावरण अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा वातावरण होगा तो बुरा प्रभाव। यानी अच्छा होगा तो बच्चा अच्छे काम करेगा, वातावरण होगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, यानी उस पे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, फिर आती है तत्परता की कमी। अब तत्परता की क्या है? यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सीख रहे हैं, यानी अधिगम पढ़ रहे हैं सीखने के लिए। तो बच्चों में क्या मानी जाती है? तत्परता की कमी मानी जाती है। सीखना तो चाहते हैं, ठीक है, पर थोड़ा बहुत ही सीख, उनके क्या है वास्तव में उनके पास क्या है? तो क्या है? तत्परता की कमी। बच्चों के अंदर क्या है? तत्परता की कमी भी पाई जाती है। ठीक है, स्कूल स्तर पर इसके अंदर क्या है कि बच्चे सीखने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। उनकी सीखने की जो चाहत है ना वो बहुत कम होती है, और जिसकी चाहत होती है उसके अंदर तत्परता की ज्यादा होती है, और जिनका नहीं होता उसमें तत्परता की कमी होती है। तो कुछ सीखना सिखाने का जो सिस्टम होता है, जो कुछ सीखने सिखाने का सिस्टम होता है, वो
वो क्या होता है, बच्चे के उसके अंदर ही होता है, मतलब अ, बच्चे के ऊपर भी डिपेंड होता है। हम सिर्फ स्कूल को नहीं ये दोष दे सकते, बच्चे के अंदर भी कमी होती है जिसकी वजह से वो सीखने में असमर्थ होता है। ठीक है, और उसका जो प्रदर्शन है वो कम होता है। अध्यापकीय शिक्षण की विधि, टीचिंग का क्या है, टीचिंग मैथ, टीचिंग मैथ या स्ट्रैटेजी कह लो, टीचिंग मेथड कह लो या स्ट्रैटेजी कह लो टीचर। ठीक है, तो उसके जो क्या है, अध्यापक यानी टीचर के टीचिंग मेथड कैसे हैं, बहुत फेल हैं, अच्छे नहीं है, बच्चों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, बच्चों को समझ आती है इजी चीज, और मैडम यूज कर रही है बहुत हाई फाई वर्ड यूज कर रही है बच्चों के लिए, ठीक है, जो उनके सर के ऊपर से जा रहा है। तो अध्यापक की जो शिक्षण विधि है, टीचर सिखाएगा तभी तो बच्चा सीखेगा, और जो टीचर सिखा रहा है वो बच्चा सीख ही नहीं पा रहा, तो यानी किसमें कमी है, टीचर के मेथड में कमी है। देखो पूरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 40 बच्चे टीचर की चीज को समझ रहे हैं, यानी उसकी जो मेथड है उसको क्लियरली समझ रहे हैं, 10 बच्चे नहीं समझ रहे, तो किसमें कमी है, 10 बच्चों में कमी है, टीचर में कमी है। अगर 50 बच्चों में से 40 बच्चे नहीं समझ रहे और 10 बच्चे समझ पा रहे हैं, तो किसमें कमी है, इस दफा टीचर में कमी है, क्योंकि 40 नंबर इज अ वेरी बिग थिंग, यानी ऑलमोस्ट आपके जो है 80%, 80% बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसकी की कमी है, तो टीचर के मेथड की कमी है। तो क्या करना है, टीचर को क्या करना है, अपने मेथड अच्छे करने हैं, पढ़ाने का जो तरीका है वो सही करना है। फोर्थ पार्ट इज अभ्यास की कमी। क्या करते हैं, अब किसके अभ्यास की कमी है, यहाँ पर बच्चों के अभ्यास की कमी है। ठीक है, बच्चों को जो पढ़ा दिया टीचर ने, ठीक है, जो बच्चों को टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने वो पढ़ लिया, उसके बाद घर चला गया, घर जाके भूल गया, उसने उसको उसको अपनी नोटबुक को खोल कर भी नहीं देखा क्या टीचर ने क्या पढ़ाया था, क्या उसको रिवाइज तक नहीं करा। ठीक है, तो जब उसने अभ्यास ही नहीं करा तो उसको कैसे लर्न रहेगा। हम कुछ भी, हमें कोई भी कुछ पढ़ाते हैं, अगर हम उसको खुद से रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उसमें प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, आपका प्रदर्शन खराब ही होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप दुनिया की कोई भी चीज ले लेगा, अगर सेल्फ स्टडीज नहीं करी है आपने तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अब ये दे बताएं, छात्र का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है सीखने के लिए या कुछ भी कार्य करने के लिए। ठीक है, अगर उसके शारीरिक शरीर में कुछ कमी है, ठीक है, मान लीजिए उसके बोलने में तकलीफ है ना, बच्चा डीफ है यानी उसको बहरा है, कान से सुनाई नहीं देता, ठीक है, वो बोल नहीं पाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, यह हो गई उसकी शारीरिक कमियां। ठीक है, और ये मानसिक स्वास्थ्य क्या हो गया, बच्चा मतलब मेंटली डिसेबल्ड है। ठीक है, उसको क्या है, इतनी डिसेबिलिटी है, उसको मतलब जो मलंग टाइप बच्चे होते हैं जिनको अपना सुध बुध नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसे बच्चे को आप वही चीज समझाएंगे जो आप नॉर्मल बच्चों को समझा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आप सेम ही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, सेम ही मेथड यूज कर रहे हैं जो आप नॉर्मल बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जब बच्चे स्पेशल हैं तो उनके लिए क्या होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेशन। पता ही होगा आपको, स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स आजकल काफी डिमांड है। स्पेशल चाइल्ड से लिए क्या होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है। तो क्या होता है, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो इसका प्रभाव भी क्या होगा, प्रदर्शन क्या होगा, कम होगा और बच्चों के मुकाबले। बच्चे का अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका प्रदर्शन भी बच्चे का कम होगा। क्लियर है। यहाँ पर आपका अधिगम का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि बच्चों का स्कूल में प्रदर्शन कैसा रहता है और उस पर क्या क्या कारक होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या ऐसे टाइप्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों का प्रदर्शन कम होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आगे शिक्षण एवं अधिगम की आधारभूत क्रिया। किसी को कोई सवाल। किसी का कोई सवाल।
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, सेम टाइम 11 o'clock, ठीक है।